काव्या, तेरा चुनाव ही गलत था। अब की बार कार्तिक को बोल आना कि अब उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। वापस नहीं आऊँगी का क्या मतलब है मम्मी? घर है मेरा, जब मर्जी है आऊँगी जाऊँगी। और आप तो पार्क में ही इंतज़ार करना, घर मत आना। फ़ोन करूँगी, अपने पास ही रखना। शोभा की आवाज़ पर बिना प्रतिक्रिया दिए वह तेज़ी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बैठक का दरवाज़ा अभी भी अध खुला था, जिस तरह से वह छोड़ गई थी, बिल्कुल वैसे, यानी कि कार्तिक ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। कार्तिक आंखें मूंदे गिटार के तारों को छेड़ रहा था और वह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। हैरानी हुई कि कोई इस दर्जे का संवेदनशील कैसे हो सकता है। वह 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मायके भी हो आई और वह अभी भी उसी मुद्रा में बैठा गिटार के तारों को टुनटुना रहा था। गिटार की धुन में ये भी नहीं जान सका कि वह 4 घंटे से घर पर नहीं है। डाइनिंग टेबल के पास मैं मम्मी के घर जा रही हूँ की पर्ची उसे मुँह चढ़ा रही थी, यानी कि इस पर्ची को अभी तक कार्तिक ने देखा भी नहीं। काव्या ने पर्ची निकालकर उसके टुकड़े कर दिए, फिर ग्लास से पानी भरकर पिया और ग्लास जोर से टेबल पर पटक दिया। आवाज़ सुनकर गिटार पर फिरती उंगलियां रुक गई। आंखें खोलकर उसने काव्या को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, चाय लाओ, थक गया हूँ, बदन अकड़ सा गया है। उसने अंगड़ाई ली। अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर काव्या तंदनाती हुई बेडरूम में चली आई। बाहर से आकर अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़ना उसकी आदत में शुमार था। काव्या ने झटके से अपना वार्डरोब खोला, एक सरसरी नजर डालकर पट बंद करके वहीं बैठ गई। दिल धड़का। वह तो कार्तिक को छोड़कर मम्मी के घर जाने के लिए कपड़े लेने आई है। इन सब से बेखबर वह गिटार की धुन में खोया हुआ है। सोच के तो आई थी कि अपना सामान पैक करके उसके मुंह पर सीधा बोलूंगी, लो जा रही हूँ मायके, अब तुम गिटार के साथ फुर्सत से दिल बहलाओ। पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि पहले दर्जे के लापरवाह के ऊपर पूरा घर कैसे छोड़ा जाए। वह तो गिटार में डूब जाएगा और चोर घर साफ कर जाएंगे। काव्या, मम्मी जी का फोन आ रहा है। कार्तिक की आवाज़ से वह चौंकी। वह उसका मोबाइल लिए खड़ा था। काव्या ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, शोभा की उत्तेजना भरी आवाज़ आई, सुन, इस बार उसकी बोली शक्ल पर तरस मत खाना। गलती सुधारने का मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं है। मम्मी, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तोड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं और ये गलती सुधारने की क्या बात कर रही हैं। कहीं उसकी शादी तोड़वा कर अपने सहेली के तेवर के बेटे से करने की तो नहीं सोच रही हैं। हे ईश्वर, उसकी मम्मी कार्तिक की फिल्मी खड़ूस सास निकली। उसने अपना सर पकड़ लिया। कार्तिक उसे यूं परेशान देखकर उसके करीब बैठ गया, फिर उसका हाथ सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ, मम्मी का फोन क्यों आया था? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम जाओ और गिटार बजाओ। यह सुनकर वह उसके करीब बैठ गया, उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ इन दिनों मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पाया, पर यकीन मानो इस बार कुछ ऐसा बजाना चाहता हूँ जो लोगों के मन को छू जाए। कल का दिन बहुत खास है। कल मेरे गिटार ने मिस्टर थॉमस को इम्प्रेस कर दिया तो वो यूरोप जाने वाले वेब्स ग्रुप के लिए मुझे सिलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा होगा। उसकी बात पर काव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बोला, तुम बहुत थकी लग रही हो, चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए वह उठ गई। कार्तिक की बातों और भावनाओं से वाकिफ होकर सहसा उसे ग्लानि हुई। चाय के खटपटाते पानी के साथ एक चलचित्र सा घूम गया। आज रविवार का दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक कार्तिक गिटार में खोया रहा। उबी हुई सी पहलू बदलते उसने कार्तिक को आवाज लगाई, पर कार्तिक के कानों तक उसकी आवाज मानो पहुंची ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से कार्तिक गिटार पर किसी खास धुन को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर आज तो हद ही हो गई। काव्या की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के पीछे पिछले कई दिनों से कार्तिक का अपना गिटार के प्रति अति समर्पण भाव और उसके प्रति उदासीनता थी। वह चिल्लाई, कार्तिक, आज सुन भी रहे हो?
मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। काव्या की तेज आवाज पर वह अचानक उस पर सरसरी दृष्टि डालकर गिटार के तारों में उलझ गया। चिढ़कर काव्या ने उसके हाथों से गिटार लगभग छीना तो कार्तिक बौखला कर अपने गिटार को उसकी गिरफ्त से बचाता हुआ झल्लाया। काव्या प्लीज बिहेव, ये कोई तरीका है? अभी इसे कुछ हो जाता तो? उसने गिटार को अपने सीने से यूं लगाया मानो उसमें उसकी जान बसती हो। यह देखकर काव्या क्रोध से जल उठी। आंखों में आंसू डबडबा आए। कार्तिक की जिस कला पर मोहित होकर उसने कई रिश्ते ठुकरा कर उसका हाथ थामा था, आज वही कला उन दोनों के बीच दीवार बन गई थी। काव्या के आंसुओं को देखने की कार्तिक को फुर्सत कहाँ थी। वह तो अपने गिटार के तारों को छेड़ कर देख रहा था कि कहीं वो ढीले तो नहीं हो गए। गिटार के प्रति काव्या का शत्रु भाव देखकर वह हैरानी और तनावग्रस्त भाव लिए बैठक में चला आया और कानों में ईयरप्लग लगा आंखें मूंदे गिटार की धुन में फिर खो गया। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वह अपने कमरे से चिल्लाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कार्तिक के लिए उसका होना ना होना एक बराबर था। यह जान उसका तन बदन जैसे जल उठा। एक पर्ची पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लिखकर डाइनिंग एरिया में छोड़कर वह उसके सामने से घर से निकली। बंद आंखों और कानों में लगे ईयरफोन के कारण वह जान ही नहीं पाया कि काव्या घर से निकल गई है। मायके में उसके सहसा यूं तनावग्रस्त दाखिल होते देखकर उमेश शोभा समझ गए कि वह कार्तिक से कोई अनबन करके आई है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी 3-4 बार वह रूठ कर मायके आ चुकी है। ज्यादातर मनमुटाव की वजह गिटार ही होता था। ऐसे में शोभा उमेश काव्या को समझाते बुझाते कि कार्तिक के गिटार पर फिदा होकर उसने शादी का निर्णय लिया। वह एक कलाकार है, ऐसे में उसकी कला और रियाज का मान ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। काव्या का कहना था कि कलाकार के अलावा अब वो उसका पति भी है। उसके गिटार ने सौतन बनकर सारे सुख चैन हर लिए हैं। आज नाराज काव्या से जब उमेश ने पूछा, तुम घर छोड़कर आई हो, ये बात कार्तिक को पता है क्या? यह सुनकर कंधे उचकाते हुए बोली, क्या जानूं। उस वक्त तो कान में ईयरप्लग लगाए आंखें मूंदे पता नहीं कौन सा सुर साध रहा था। फोन किया उसने? पता नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके मुंह से यह सुनकर उमेश नाराजगी भरे स्वर में बोले, बचपना छोड़ो, सबसे पहले मोबाइल ऑन करो। गिटार उसकी जिंदगी है, उसकी रोजी रोटी है। तुम क्या चाहती हो, शादी के बाद वो उसे छोड़ दे? यह सुनकर काव्या चिढ़कर बोली, पापा आप समझ नहीं रहे हैं। गिटार के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि मैं सामने बैठी हूँ नहीं हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही है काव्या, मैंने भी देखा है, वह घंटों बैठा तार टुनटुनाता रहता है। अचानक शोभा काव्या के पाले में खड़ी हो गई तो उमेश और काव्या दोनों ही चौंके। क्या करूं, बोलो तो कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाऊं? काव्या के मुंह से निकला तो शोभा कठोर वाणी में बोली, कुछ दिनों के लिए क्यों, अब तो यहीं रहेगी। पहले ही कहा था इस कार्तिक के चक्कर में मत पड़। अरे शादी ही करनी थी तो मेरी सहेली के देवर के बेटे से कर लेती, कम से कम यूरोप तो घुमाता। अपनी शादी के 1 साल बाद आज अचानक सहेली के देवर के बेटे की याद मम्मी को आना विस्मयजनक था। यानी आज भी मम्मी को काव्या का सहेली के देवर के बेटे से शादी न करने की बात सालती है। इस बात से चिढ़ी काव्या, मम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। अरे अभी भी ओवर रिएक्ट ना करूं? तुम परेशान हो कार्तिकाज से? मम्मी प्लीज, मैं कार्तिकाज से नहीं उसके गिटार से परेशान हूँ। हाँ एक ही बात है, मुआ गिटार हो या कार्तिकाज, परेशान तो ही है ना। मम्मी गिटार मुआ नहीं, वो कार्तिकाज का काम है, उसकी कला है। भुनभुनाती हुई काव्या को हैरानी से देखते हुए शोभा बोली, बड़ी अजीब है रे तू, ना इस करवट चैन ना उस करवट, खुद शिकायत करती है और खुद ही तरफदारी। हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे? एक डिसीजन लो। ये क्या जरा सी बात पर यहाँ दौड़ी आई मायके? आप इस तरह की फालतू बात करोगे तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी मायका। अपना हक समझती हूँ इसलिए चली आती हूँ। मुझे लगता था आप लोग मुझे समझोगे। अरे तो समझ ही रही हूँ, तभी तो उस कमबख्त को गालियाँ दे रही हूँ। थोड़ा तो लिहाज करो, दामाद है कार्तिकाज तुम्हारे। मैं घर जाकर अपने कपड़े ले आऊं? उस पर उससे पहले घर का कुछ इंतजाम भी करना होगा। वो तो इतना लापरवाह है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। घर क्या खाक संभालेगा? सब संभालेगा, क्यों नहीं संभालेगा। अब उसकी चिंता छोड़कर आगे की सोच, हम भी चलते हैं साथ।
शोभा के कहने पर काव्या एकदम बिदक कर बोली, नहीं आप बिल्कुल नहीं चलेंगी और कार्तिक से तो कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है नहीं कहूँगी पर साथ चलूँगी। मैं नीचे पार्क में इंतजार करूँगी, तुम अपने कपड़े ले आना। शोभा की जिद भरी योजना और व्यवहार से उमेश नाखुश थे। बेटी को समझा बुझाकर घर भेजने की जगह आग में घी डालने की चेष्टा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन शोभा पर तो आज जैसे कोई भूत सवार था, कार्तिक से उसे अलग करने का भूत। मोबाइल की घंटी से फिर विचार बाधित हुए। शोभा का नंबर देख उसने संभलते हुए कहा, हेलो मम्मी, मैं घर से बाहर थी। यह बात कार्तिक को पता ही नहीं चली। वो बेचारा सुबह से रियाज कर रहा है, कल एक कॉन्सर्ट है, इसलिए आज मैं उसे कोई झटका नहीं देना चाहती, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इस पर शोभा तेज स्वर में बोली, बिगड़ती है तो बिगड़ने दे, और हाँ, उसका दिमाग कहाँ रहता है। बीवी 3 घंटे से घर में नहीं थी और उसे पता नहीं चला किस दुनिया में रहता है कार्तिक। ओफो मम्मी, आप क्या जानो आर्टिस्ट क्या होता है, सुर साधना किसे कहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। सब मेरी गलती है, मुझे ही घर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया। शोभा को अकेले ही घर आया देख उमेश अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाए। अरे काव्या नहीं आई, वहाँ सब ठीक तो है ना? यह सुनकर शोभा शांत भाव से बोली, उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी अधैर्य बेटी को कुछ सद्बुद्धि आएगी। वैसे भी उसे कब यहाँ आना था, वो तो बस ये चाहती है कि वो कार्तिक को बुरा भला कहे और हम कार्तिक को भला कहकर उसके चुनाव पर सही की मोहर लगाकर उसे आत्मसंतुष्टि पहुंचाएं। उमेश शोभा के खुलासे पर हैरान थे। जानते हो उमेश, काव्या के जाने के बाद कार्तिक ने उसकी लिखी पर्ची पढ़ ली थी। काव्या का फोन स्विच ऑफ आने पर उसने मुझे फोन करके सारी बात बताई। वह बेचारा सॉरी बोलते हुए उसे मनाने आ रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। अभी जब काव्या घर गई तो मैंने कार्तिक को कॉल करके सतर्क कर दिया। हमारी योजना के आधार पर ही उसने ऐसे दर्शाया कि काव्या के जाने का उसे पता ही नहीं चला। हर बार वह तिल का ताड़ बनाती है। मैंने सोचा इस बार मैं ही तिल का ताड़ बना दूं। अब समझा, तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करके काव्या के मन में कार्तिक की उपस्थिति को टटोल रही थी। क्या करती, समझा कर तो देख लिया। काव्या हमेशा से ही ऐसी रही है, कंफ्यूज सी। याद करो, बचपन में जब वह अपनी पसंद का कोई खिलौना लेकर घर आती तब उसकी बुराई निकालती थी। हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके चुने खिलौनों को जितनी खूबियां गिनाते थे, वो उतनी बुराई निकालती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर जब मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खिलौने की बुराई करती, तब वह अपने खिलौने में खूबियां ढूंढकर उसकी प्रशंसा करती थी। उसकी यह आदत अभी भी नहीं बदली। मानती हूँ कि कार्तिक मुझे शुरू में पसंद नहीं था, पर उसका सादापन, उसकी कला और काव्या के प्रति उसका समर्पण को मैंने भांप कर ही हामी भरी। ऐसे में काव्या जब तब उसकी आलोचना करती है तो मुझे उसके व्यवहार में उसका वही बचपना दिखता है। उमेश ने पत्नी के इस पक्ष को समझकर प्रशंसा भरी नजरों से देखा तो वह भावुक होकर बोली, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। कार्तिक सीधा साधा लड़का है, उसे गिटार का पैशन है। यह कितनी अच्छी बात है, वरना तो लोगों को लड़कियां, शराब और न जाने कैसे कैसे व्यसन होते हैं। अपना कार्तिक तो गिटार में व्यस्त रहता है, कलाकार है, उसमें भी इस बेवकूफ लड़की को आपत्ति है। बातों बातों में उमेश शोभा घर आए। 2 दिन तक ना उन्होंने काव्या को फोन किया और ना ही काव्या ने उन्हें। 3 दिन बाद काव्या का शोभा के मोबाइल पर फोन आया। मम्मी, आज का अखबार देखा आपने? आप जिसे कोस रही थी वो यूरोप जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे वेस्ट ग्रुप में गिटार बजाने का मौका मिला है। इस दिन का कार्तिक को कब से इंतजार था। और हाँ, कार्तिक कह रहे थे यूरोप ट्रिप उनकी तरफ से मेरे जन्मदिन का उपहार है। सोचो, मैं अपना जन्मदिन यूरोप में सेलिब्रेट करूंगी। क्या हुआ, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी सहेली के देवर का बेटा ही अपनी बीवी को यूरोप नहीं घुमा सकता। कार्तिक जैसा एक आम इंसान भी अपनी बीवी को यूरोप घुमाने के लिए दिन रात एक कर सकता है। कार्तिक आम कहाँ है, वो तो कलाकार है, शोभा कहना चाहती थी पर चुप रही। फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी सहेली के देवर के बेचारे बेटे की शादी तो खटाई में पड़ गई। उसके शराब पीने की लत को देखकर एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हे भगवान, और आप उससे मेरी शादी करवा रही थी।
थैंक गॉड कि कार्तिक को गिटार का नशा है। कम से कम उसका नशा हमें प्राउड मोमेंट तो होगा। कम से कम अब तो मान लो कि कार्तिक से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मान लिया तेरा कार्तिक हजारों में एक है। कहे बिना शोभा रह नहीं पाई तो काव्या बोली, देखा इसमें भी कंजूसी, लाखों में एक नहीं कह सकती थी। शोभा फोन रखकर एक बार फिर अपने प्यारे दामाद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी, जिसमें उसने अपने दाम्पत्य के तारनहार अर्थात मां समान सास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद लिखा था। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।